नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन योगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है दोस्तों हमारा अगला बिंदु धर्मनिरपेक्ष साहित्य। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आज जो हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, वो नंबर 1 दोस्तों हम करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों, जो कौटिल्य की महत्वपूर्ण पुस्तक थी उसका नाम है दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद ये दोस्तों धर्मनिरपेक्ष साहित्य में ही आता है। दूसरा जो आता है दोस्तों वह है पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि का ग्रंथ दोस्तों अष्टाध्यायी दोस्तों अष्टाध्यायी। और उसी के बाद दोस्तों अध्ययन करेंगे हम अगले जो अध्ययन करेंगे हम वो होगा दोस्तों हमारा विषय कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी दोस्तों, राजतरंगिणी या तरंगिणी दोस्तों, राजतरंगिणी दोस्तों। और वही दोस्तों हम जो अध्ययन करेंगे इसके आगे वो होगा हमारा कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों, ये अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जब अध्ययन करेंगे तो अगला जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कादम्बरी दोस्तों। ये दोस्तों इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वही दोस्तों आगे अध्ययन करेंगे वो करेंगे विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। और इससे आगे हम अध्ययन करेंगे माल विक्रमा क्रमग्नि मित्रम की दोस्तों रघुवंश और मेघदूत का रघुवंश और दोस्तों मेघदूत दोस्तों ये जो साहित्य हैं ये दोस्तों हमारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आते हैं। जो दोस्तों पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कल्हड़ की राजतरंगिणी, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कादम्बरी, और दोस्तों विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, और माल विक्रमाग्नि मित्रम की दोस्तों रघुवंश और मेघदूत। ये दोस्तों जो साहित्य हैं 7 साहित्य दोस्तों हमारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आते हैं, जो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जाएंगे जो हमारा जो विषय होगा मैं दोस्तों आज वो होगा हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों, जो हमारा मेन बिंदु है दोस्तों वो है आज कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थात दोस्तों यूं कहें आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहले हम थोड़े से वीडियो में ये देख लेते हैं दोस्तों कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य कौन था दोस्तों? कौटिल्य ये दोस्तों कौटिल्य। अब दोस्तों कौटिल्य के कई नाम है दोस्तों, उन नामों की चर्चा कर लेते हैं।
तो दोस्तों कौटिल्य का जो पहला नाम है दोस्तों वही है, आप देख रहे हैं दोस्तों, कौन सा है? कौटिल्य ही, कौटिल्य। अब दोस्तों कई विद्वान कहते हैं कि ये बुद्धि से कैसे थे दोस्तों? कुटिल थे, बुद्धि से कुटिल थे, कुटिल बुद्धि के थे, इसलिए दोस्तों इनको कौटिल्य कहा गया। वहीं दोस्तों कई विद्वान कहते हैं कि इनका कुटिल गोत्र था। कुटिल क्या था दोस्तों? गोत्र था, इसलिए इनको क्या कहा गया? कौटिल्य कहा गया। अर्थात दोस्तों कई विद्वान कहते हैं कुटिल बुद्धि के थे इसलिए कौटिल्य कहा गया, कोई कहते हैं कुटिल बुद्धि का थे, कुटिल गोत्र के थे इसलिए इन्हें कौटिल्य कहा गया। तो दोस्तों पहला होता है कौटिल्य। दूसरा नाम है जो दोस्तों इनका वह है दोस्तों चाणक्य। चाणक्य दोस्तों, चाणक्य क्यों था दोस्तों? क्योंकि इनके पिता का नाम दोस्तों चणक था, चणक के पुत्र थे, चाणक्य पुत्र दोस्तों। चाणक्य पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा गया दोस्तों। चाणक्य पुत्र होने के कारण उसे क्या कहा गया? चाणक्य कहा गया। वहीं दोस्तों जो इनका वास्तविक नाम था वह था दोस्तों विष्णुगुप्त। इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त। दोस्तों वास्तविक नाम इनका विष्णुगुप्त था। वहीं दोस्तों इनको वात्सायन भी कहा जाता है दोस्तों, वात्सायन भी इनको कहा जाता है। वहीं इनको मल्लीनाथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वहीं इनको मल्लीनाथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वहीं इनको दोस्तों पक्षिण स्वामी भी कहा जाता है, पक्षिण स्वामी भी कहा जाता है। और दोस्तों इन्हीं को दमिल अंगुली भी कहा जाता है, दमिल अंगुली भी दोस्तों इनको कहा जाता है। तो दोस्तों इनके काफी नाम थे। ये नाम दोस्तों इन नामों से पुकारा गया था कौटिल्य को दोस्तों, या कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, वात्स्यायन और दोस्तों मल्लीनाथ और पक्षिण स्वामी और दमिल अंगुली। दोस्तों इन नामों से संबोधित किया गया है दोस्तों। एक विद्वान है हेमचंद्र चौधरी दोस्तों। हेमचंद्र राय चौधरी ने इनको विष्णुगुप्त, वात्स्यायन, मल्लीनाथ, पक्षिण स्वामी और दमिल अंगुली इन सारे नामों से संबोधित किया है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि दोस्तों ये जो कौटिल्य थे दोस्तों, कौटिल्य जी मित्रों, कौटिल्य जो थे वो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों हमारे भारत में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम दोस्तों क्या था? तक्षशिला। अर्थात तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या यूं कहें दोस्तों है ना कि कौन थे? प्राचार्य थे, अर्थात प्राचार्य थे। ये कौटिल्य ही दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? प्राचार्य थे। जब मगध में दोस्तों किसका शासन था? महानंद का शासन था दोस्तों, महापद्मनंद का शासन था, उनके पुत्र घनानंद का शासन था। उस समय दोस्तों कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? प्राचार्य थे। और दोस्तों इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी, वो स्थापना की थी राजा तक्ष ने दोस्तों, राजा तक्ष ने। किसने की थी दोस्तों? राजा तक्ष के द्वारा ही तक्षशिला विश्वविद्यालय की क्या की गई? स्थापना की गई। और दोस्तों वर्तमान में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ था? आज वर्तमान दोस्तों पाकिस्तान में, पाक में दोस्तों ये मौजूद था। अब दोस्तों थोड़ी सी यहाँ इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि दोस्तों क्या था। दोस्तों इस तक्षशिला विश्वविद्यालय से दोस्तों किसने शिक्षा प्राप्त की? प्रमुख जो शासक थे जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला था राजा प्रसेनजीत। इन्होंने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय से दोस्तों क्या प्राप्त की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। पहले तो कौन थे दोस्तों? कौटिल्य। फिर दोस्तों कौटिल्य तो हो गया, वो तो दोस्तों इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या थे? प्राचार्य ही रहे हैं।
वहीं राजा प्रसन्नजीत ने ही यहीं से तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आप अच्छे से सुनते हो, देख जाना है, पढ़ा भी है। चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी दोस्तों यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद जीवक आयुर्वेद, जीवक राजवेद जो था, जीवक आयुर्वेद के आचार्य थे जीवक, दोस्तों उन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। और जीवक के साथ साथ ही चरक, कौन थे? चरक, चरक ने भी यहीं से, जो आयुर्वेद के आचार्य थे, उन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की। और वसुमित्र, वसुमित्र ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की। और आगे दोस्तों भगवान पाणिनि के हैं, पाणिनि, इसको तो संस्कृत व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक है दोस्तों, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये थे राजा प्रसन्नजीत, चंद्रगुप्त मौर्य, जीवक आयुर्वेद, चरक आयुर्वेद वाले, और दोस्तों विश्वामित्र और पाणिनि, इन सभी ने यहीं से तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्थापना प्राप्त की, जो पाकिस्तान में मौजूद था। और राजा तक्ष यहाँ की स्थापना की, और यहाँ के जो प्राचार्य रहे वो थे कौटिल्य। तो दोस्तों कौटिल्य के बारे में आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब देखते हैं दोस्तों हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो मेन बिंदु है दोस्तों वो हमको पढ़ना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें मित्रों, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है ना, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बात कर ली जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो राजनीतिक और प्रशासनिक की पुस्तक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, वो मित्रों राजनीति, राजनीति, राजनीति प्लस, राजनीति प्लस प्रशासनिक ग्रंथ है। राजनीति प्रशासनिक, राजनीति साथ साथ प्रशासनिक क्या है? ग्रंथ है। राजनीति के साथ साथ एक प्रशासनिक ग्रंथ है। राजनीति के साथ साथ जो प्रशासनिक ग्रंथ है, और इसी ग्रंथ की दोस्तों जो भाषा है, वो भाषा है इसकी क्या? भाषा है मित्रों संस्कृत, भाषा है संस्कृत। अर्थात जो पाणिनि का अर्थशास्त्र है उसकी भाषा क्या है? संस्कृत। और दोस्तों जो लिपि है इसकी, दोस्तों लिपि है दोस्तों क्या? ब्रह्मलिपि। क्या है? ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि है। और ब्रह्मी लिपि के साथ साथ अथा दोस्तों जो शैली है, लिखने की जो शैली है वह है दोस्तों चंपू शैली, चंपू शैली। अब चंपू शैली क्या होती है इसको देख लेते हैं। चंपू शैली दोस्तों एक ऐसी शैली है जिसमें गद्य व प्लस पद, गद्य प्लस पद दोनों रचना होती हैं, दोनों रचना होती हैं, उसे कहते हैं चंपू शैली। अर्थात गद्य व पद दोनों रचना जिसमें सम्मिलित होती हैं उसे कहते हैं चंपू शैली। अब यहां हम बात कर लें इसके साथ साथ ही इसका दोस्तों इसी ही अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था दोस्तों। और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो थे वो थे दोस्तों जोली, जोली नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने इस अर्थशास्त्र का किसमें किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया दोस्तों। अब दोस्तों इसी अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में दोस्तों 15 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं मित्रों? 15 अध्याय हैं। अभी पढ़ेंगे दोस्तों हम अध्यायों को भी। 15 अध्याय हैं, 180 दोस्तों प्रकरण हैं, 180 क्या है? प्रकरण है। और दोस्तों 6000 श्लोक हैं, 6000 क्या है दोस्तों? श्लोक। तो दोस्तों ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो दोस्तों राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है दोस्तों। भाषा जिसकी संस्कृत है, लिपि दोस्तों बाह्य लिपि है, और दोस्तों शैली चंपू शैली है, जो दोस्तों गद्य और पद दोनों भाषाओं में क्या है? गद्य और पद दोनों रचनाओं में सम्मिलित है। और दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाले थे विद्वान जोली। और अर्थशास्त्र में दोस्तों 15 अध्याय हैं, 180 प्रकरण हैं, और 6000 दोस्तों श्लोक हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं।
दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। दोस्तों इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम पढ़ रहे थे 15 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 दोस्तों क्या हैं, श्लोक हैं। और दोस्तों इसी में अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है कौटिल्य का, उसमें दोस्तों इतिहास का भी क्या दिया गया है, महत्व है दोस्तों। इसमें दोस्तों इतिहास का भी क्या है, महत्व है। इतिहास का भी महत्व हमको इसमें देखने, ये क्या कहा गया है पुस्तक के अंतर्गत तो कि यह पुस्तक राजनीति और प्रशासनिक से संबंधित है, लेकिन इसमें इतिहास के भी क्या है, महत्व है। इतिहास का भी इसमें महत्व समझाया गया है। और इतिहास के महत्व के अंदर क्या समझाया गया है, इसी पुस्तक में तलाक का वर्णन किया गया है। तलाक का क्या किया गया है, स्पष्ट वर्णन किया गया है। अर्थात तलाक के दोस्तों विवाह विच्छेद, क्या क्या गया है, विवाह विच्छेद का भी यहाँ वर्णन किया गया है। और कौटिल्य ने इस पुस्तक के अंतर्गत संन्यास का दोस्तों क्या किया है, विरोध किया है। संन्यास का क्या किया है, संन्यास का विरोध किया है और कहा है कि संन्यास जीवन में जरूरी नहीं है, संन्यास एक राज्य में नहीं होना चाहिए। यदि हम संन्यास ले लेंगे तो राज्य आगे तरक्की कैसे करेगा। तो संन्यास जरूरी नहीं है राज्य के लिए जरूरी है राज्य का संपन्न करना, अर्थात राज्य के पास धन दौलत होना। तभी धन दौलत, यदि राज्य के पास पूंजी होगी तो वो अपने शासन को स्थापित कर सकेगा। अर्थात एक राजा के पास यदि पूंजी है तो वो अच्छी तरह से शासन संभाल सकेगा। तो ये कहा गया। तो यहाँ कौटिल्य संन्यास को कौटिल्य ने अनुमति नहीं दी, अर्थात संन्यास को कौटिल्य ने अनुमति नहीं दी है दोस्तों। अर्थात कौटिल्य संन्यास को अनुमति नहीं देता। यही दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में असुर विवाह को मान्यता दी गई है। असुर विवाह को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में असुर विवाह को मान्यता दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में असुर विवाह को मान्यता दी गई है दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में असुर विवाह को मान्यता दी गई है। यही कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। 8 प्रकार के विवाह बताए अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। विवाह के प्रकार कितने बताए कौटिल्य अर्थशास्त्र में, 8 प्रकार के विवाह कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताए हैं। जिसमें दोस्तों पहला है आर्ष विवाह। पहला कौन सा विवाह बताया है दोस्तों, आर्ष विवाह। और दोस्तों दूसरा बताया है कौटिल्य ने ब्रह्म विवाह। और दोस्तों तीसरा विवाह बताया है कौटिल्य, दूसरा ब्रह्म विवाह। और तीसरा बताया है दोस्तों देव विवाह। कौन सा बताया है, देव विवाह। तीसरा बताया है देव विवाह। और चौथा बताया है दोस्तों कौटिल्य ने, वो बताया है दोस्तों प्रजापत्य विवाह। ये बताया है कौटिल्य ने दोस्तों। 4 विवाह ये बताए हैं जिन्हें दोस्तों, इन 4 विवाहों को समाज मान्यता देता है। इन 4 विवाहों को समाज मान्यता देता है। कितने दोस्तों, इस 4 विवाह हमारे समाज क्या देता है, इनकी आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह और प्रजापत्य विवाह, जिन्हें समाज क्या देता है, मान्यता देता है। यही दोस्तों 5वां जो विवाह बताया है दोस्तों, वो बताया है गंधर्व विवाह। 5वां बताया है कौटिल्य ने गंधर्व विवाह। और दोस्तों 6वां बताया है कौटिल्य ने असुर विवाह। और दोस्तों 6वां जो असुर विवाह है, इसी को कौटिल्य ने क्या बताया है, सबसे महत्वपूर्ण विवाह बताया है। अर्थात कौटिल्य ने इसको मान्यता दी है। इसे कौटिल्य मान्यता देता है अपने अर्थशास्त्र में, मान्यता देता है। इस विवाह को कौटिल्य क्या देता है दोस्तों, मान्यता देता है अपने अर्थशास्त्र में। ठीक है दोस्तों। और 7वां विवाह मैं बता दूं आपको दोस्तों, वह है दोस्तों राक्षस विवाह। और दोस्तों राक्षस विवाह। और दोस्तों 8वां जो विवाह है दोस्तों, वह है पेशाच विवाह। कौन सा है दोस्तों, पेशाच विवाह।
तो दोस्तों ये विभागों की संख्या बताई है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र प्रशासनिक और राजनीति की पुस्तक नहीं है, बल्कि इतिहास के महत्व को भी हमें समझाता है। जिसमें दोस्तों कौटिल्य ने आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह अर्थात समाज इन विवाहों को मान्यता देता है, लेकिन गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह दोस्तों समाज मान्यता नहीं देता। लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में असुर विवाह को क्या दिए, मान्यता दी है दोस्तों। असुर विवाह दोस्तों आपने देखने को मिला जब कन्या का अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाए तो दोस्तों वो कहलाता है असुर विवाह, जिसको दोस्तों कौटिल्य कह देता है, मर्द देता है। दोस्तों पूरा महाभारत, रामायण युद्ध दोस्तों काफी सारे युद्ध इन्हीं विवाहों के कारण हुए हैं। इसे क्या कहा गया है, असुर विवाह कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम देख लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में ही थोड़ी जानकारी और लेते हैं दोस्तों। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र की हम बात करें तो दोस्तों हमने पढ़ा है अभी इसमें 15 अध्याय हैं दोस्तों। कितने अध्याय हैं दोस्तों, 15 अध्याय हैं। और दोस्तों 15 अध्याय और दोस्तों 15 अध्यायों के साथ साथ ही दोस्तों इसमें 180 प्रकरण दोस्तों कितने हैं, 180 प्रकरण और दोस्तों 6000 क्या है दोस्तों, श्लोक हैं। 6000 क्या है मित्रों, श्लोक। तो दोस्तों 6000 श्लोकों के साथ ये पुस्तक है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अध्याय को, जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पेपर में पूछे जाते हैं उन अध्याय को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रथम अध्याय है, जो प्रथम अध्याय की बात करें, प्रथम अध्याय में क्या कहा गया है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। प्रथम अध्याय में दोस्तों राजस्व प्रशासन के नियम बताए हैं। राजस्व प्रशासन के नियम, राजस्व प्रशासन के नियम बताए गए के नियम। दोस्तों इसमें प्रथम अध्याय में राजस्व प्रशासन के क्या बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं। अर्थात राजा राजस्व प्रशासन के क्या क्या नियम होते हैं, राजा को प्रशासन चलाने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, वो बताया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय में। दूसरा अध्याय क्या कहता है, दूसरा अध्याय दोस्तों मित्रों कहता है कि दूसरा अध्याय नंबर 2 दोस्तों, अध्याय 2 देखेंगे और अध्याय 2 कहता है नागरिक प्रशासन को लेकर। दोस्तों यहाँ नागरिक प्रशासन का उल्लेख है, नागरिक प्रशासन का उल्लेख दोस्तों, नागरिक प्रशासन का उल्लेख किया गया है अध्याय नंबर 2 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 2 में नागरिक प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और अध्याय दोस्तों 3 में, अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में मित्रों बताया गया है कि स्थानीय और प्लस स्थानीय शासन या दीवानी प्रशासन दोस्तों तीसरे में बताया गया है कि जो दीवानी मामले होंगे वो अध्याय को किस में दिए गए हैं, तीसरे में दिए गए हैं। चतुर्थ अध्याय दोस्तों, अध्याय नंबर 4 क्या कहता है, अध्याय नंबर 4 कहता है कि दोस्तों कंटक शोधन न्यायालय दोस्तों, इसका कहा गया दोस्तों कंटक शोधन न्यायालय। अर्थात जो दंडनीय कार्य होंगे, जो दोस्तों कुछ ऐसे प्रशासनिक दंड देने लायक कार्य होंगे, वो होंगे दोस्तों कंटक शोधन अध्याय नंबर 4 में। अब दोस्तों पांचवा क्या है, अध्याय नंबर 5 कहता है समस्त सभासदों एवं अनुचरों के कर्तव्यों सभासदों व अनुचरों के कर्तव्यों एवं दायित्व का निर्वहन दोस्तों, निर्वहन अर्थात
सभासद और अनुचर अपने कर्तव्यों का दायित्वों का निर्वहन कैसे करें, ये बताया गया है दोस्तों अध्याय नंबर 5 में। अर्थात सभा के जो सदस्य हैं वो और उसके जो सेवक हैं दोस्तों, राजा के जो एक तो राजा के दो मुख्य मंत्री परिषद है दोस्तों, और दूसरा राजा के सेवक हैं, उनके कर्तव्यों को कौन कौन से दायित्व है दोस्तों वो कैसे पूरा करें, ये बताया गया अध्याय नंबर 5 में। और दोस्तों अध्याय नंबर 6 क्या कहता है, अध्याय नंबर 6 ये देखते हैं दोस्तों। अध्याय नंबर कहता है राज्य के सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य के सप्तांग सिद्धांत दोस्तों, राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत, ये राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं, एक पूर्ण राज्य सप्तांग सिद्धांत पर आधारित होता है, वो बताया गया मित्रों अध्याय नंबर 6 में। अब राज्य को संचालित करने के लिए, यह कहें राज्य को संचालित करने के लिए, राज्य को संचालित करने के लिए 7 अंग दोस्तों, 7 अंग जरूरी हैं। एक राज्य को संचालित करने के लिए 7 अंग जरूरी हैं। 7 अंग क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। एक राज्य को संचालित करने के लिए 7 अंग जरूरी होते हैं। वो 7 अंग कौन कौन से हैं, ये बताया गया अध्याय नंबर 6 में। तो पहला अंग होता है, वो होता है मित्रों राजा। राज्य को संभालने के लिए राजा क्या है, होना चाहिए। और राजा के सलाह देने के लिए दोस्तों क्या होती है, अमात्य होना चाहिए। उसका एक मंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री या उसको क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री होना चाहिए। और मंत्री के साथ दोस्तों जनपद होनी चाहिए, एक सभा जरूर होनी चाहिए जिसमें मंत्री और राजा बैठकर क्या कर सके, न्याय कर सके। और न्याय जनपद के लिए दोस्तों एक दुर्ग अवश्य है। राजा के रहने के लिए क्या होना चाहिए, एक दुर्ग होना चाहिए। और दोस्तों जो कोई दोस्तों इसके साथ साथ दंड की होना जरूरी है, अर्थात दंड भी होना चाहिए। और दोस्तों राजा के पास कोष भी होना चाहिए, और कोष के साथ साथ ही मित्रों राजा के मित्र भी होने चाहिए जो उसे दुख दर्द में क्या कर सकें, उसकी सहायता कर सकें। तो दोस्तों ये 7 राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र, ये दोस्तों अध्याय नंबर अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 6 में राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं, जो है दोस्तों राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र। और दोस्तों 7वां जो अध्याय है वो कहता है अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, विदेश नीति का वर्णन करता है। विदेश नीति जो 7वां अध्याय है वो कहता है दोस्तों विदेश नीति का वर्णन। ये दोस्तों विदेश नीति का वर्णन करता है अध्याय नंबर 7। तो दोस्तों ये थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।